यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दृष्टि से हमने लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें 2023 का सेट बीएस पहला ही सेट है। इसके 5 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन रह गए हैं, इनको आज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ देखते हैं, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 से 5-5 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो ये 5 मार्क्स के हैं। इसमें विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम, किरचॉफ के नियम, दो नियम है विद्युत परिपथ से संबंधित। पहला नियम, अगर कई तार कहीं जुड़ रहे हों, 1, 2 और वहां से फिर अलग अलग कई तार निकल रहे हों और इनमें बहने वाली करंट्स I1, I2, I3, I4, I5 हों, तो जहां पर ये तारों का ज्वाइंट हो रहा है वो बिंदु कहलाएगा संधि। इसे कहेंगे संधि और इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन। तो पहला नियम क्या है, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय का क्या अर्थ है बता रहा हूं मैं। आने वाली करंट को जोड़ेंगे और जाने वाली करंट को घटा देंगे। इक्वल टू 0। तो इसमें आने वाली करंट्स को हमने प्लस में लिया, निकलने वाली को माइनस में लिया, यही कहलाएगा बीजगणितीय योग। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। जितनी धारा आ रही है उतनी ही जा रही है, तो ये धारा नियम भी कहलाता है और ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। चार्ज कंजर्वेशन। दूसरा, किरचॉफ के विद्युत परिपथ से संबंधी दो नियम हैं। पहला नियम धारा नियम ये है, दूसरा वोल्टता नियम है। पहले नियम को धारा नियम भी कहते हैं, दूसरे नियम को वोल्टता नियम भी कहते हैं। ये क्या है, इसे लिखने से पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये दो सेल हैं, इन सेलों के विद्युत वाहक बल EMF हैं E1, E2। इसके सर्किट में रेजिस्टेंस R1 है, इसके सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। पहले सेल से निकलने वाली करंट I1, इससे निकलने वाली करंट I2, दोनों करंट्स यहाँ आकर मिलती हैं जंक्शन पर।
यहाँ दोनों जुड़ जाएंगी, हो जाएगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो यहाँ जो बंद सर्किट बन रहा है ये कहलाता है पास। इसे क्या कहते हैं? पास। एक बंद पास ये है, एक बंद पास ये है, क्लोज्ड सर्किट। तो इस नियम में क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। किसी बंद पास में बहने वाली धारा और रेजिस्टेंस के गुणनफल, इस धारा इस रेजिस्टेंस की गुणा कर लें, इस धारा इस रेजिस्टेंस की गुणा कर लें और दोनों को जोड़ दें। उन दोनों का योग कुल वोल्टेज के बराबर होता है। देखते हैं, I1 की R1 से गुणा और I2 की R2 से मल्टीप्लाई या गुणा, इनका बीजगणितीय योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बहने वाली धारा और रेजिस्टेंस, इनके गुणनफल का योग बोलेंगे तो सिग्मा से लिखेंगे। इस पास में कुल वोल्टेज के बराबर होता है। वोल्टेज को किससे लिखेंगे? ई से। कुल लिखेंगे तो सिग्मा। तो इसका कथन इसके द्वारा बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, यह है धारा, यह है प्रतिरोध, इनके गुणनफल गुणा लग रही है। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इससे हम इसका कथन बोल सकते हैं। इन दोनों पासों में पास नंबर 1, पास नंबर 2 इक्वेशन लिख के दिखा देंगे। कैसे? I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। धारा की दिशा में आएंगे इधर, यहां आ गया I2 इंटू R2 बराबर। इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या आना चाहिए वो देखो। ऊपर से जब हम आ रहे हैं तो इधर से करंट सामने से टक्कर पे आ रही है तो चिन्ह आएगा माइनस। यही कहलाएगा बीजगणितीय योग। दोनों सेलों के वोल्टेज को घटाएं या जोड़ें वो देखना है। अगर प्लस से प्लस लग रहा है तो वोल्टेज घटेंगे, तो आएगा E1 माइनस E2। पास 1 में, पास 2 में, इस वाले पास में धारा इंटू प्रतिरोध प्लस धारा इंटू प्रतिरोध बराबर वोल्टेज कितना है? ये। इस वाले पास में एक ही सेल लिया जाएगा, ये वाला। इस वाले पास में दोनों सेल लिए जाएंगे, ये कॉमन रहेगा। ये सेल इधर भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। तो पास 2 में धारा की I2 की इससे गुणा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके इधर आ गए। जिधर को हम आ रहे थे करंट भी उधर को ही जा रही है, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर। इसमें दो ही रेजिस्टेंस थे, ये और ये, दो पद लिख गए बराबर सेल का वोल्टेज E2। एक बार इसे रिपीट करते हैं। पहले पास में इक्वेशन लिखेंगे, R1 की I1 से मल्टीप्लाई, ये लिख दी। नीचे आए, ऐसे करके आ रहे थे, उधर से करंट टक्कर पे आ रही है तो माइनस I2 इंटू R2 बराबर, दोनों सेलों के सिरे प्लस से प्लस जुड़े हैं इसलिए इनका वोल्टेज घटेगा। दूसरे पास में इस रेजिस्टेंस की धारा से गुणा हुई। नीचे आए, जिधर को जा रहे थे
उसी दिशा में ये धारा जा रही है, तो प्लस इस धारा की इससे गुणा बराबर इस वाले पास में ये वोल्टेज। इन नियमों का यूज उन न्यूमेरिकल्स में होता है जो सर्किट तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके नहीं हो पाते। जो जटिल परिपथ होते हैं उनमें हम किरचॉफ के नियम को लगाकर किसी भी शाखा में धारा या किसी प्रतिरोध या विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम में जब आएगा तो उनका कथन लिखा जाएगा, फिर ये मैथमेटिकल रूप, इसका कथन, फिर मैथमेटिकल रूप। इसका कथन मैं इससे फिर बोल रहा हूं एक बार। किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग उसमें कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो 6 का ही इसमें अथवा दिया है, अथवा इनमें ऑप्शनल दिए हैं, एक एक दो में से कोई एक करना है। तो 6 में एक वो क्वेश्चन था जो अभी किरचॉफ का नियम एक ऑप्शन में दिया है। एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार हैं ए और बी। दो तार हैं ए और बी, दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं। तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, इसका व्यास इससे आधा है। तो जिसका आधा है क्यों ना हम पहले उसी का व्यास मान लें। कह रहे हैं तार ए बी से पतला है, आधा पतला है, तो इसका व्यास अगर डी हो तो इसका व्यास हो जाएगा d/2। वायर ए डायमीटर इज हाफ एज कंपेयर टू बी। यदि तार ए का रेजिस्टेंस 24 ओम हो, तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो, तो यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार ए के प्रतिरोध की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट दी है। एक जगह तो यहां दिया है कि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो और फिर कहा तार ए का प्रतिरोध ज्ञात करो, तो ये बात नहीं होती। इसमें एक प्रतिरोध दिया होगा ए का, तो बी का निकालना होगा, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। हमने इसका रेजिस्टेंस डैश लगा के लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में शुरू में एक बात लिखी थी कि एक ही पदार्थ के बने, मतलब दोनों के पदार्थ समान है तो इनके विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होंगे। इसे लिखते हैं रो से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोनों तारों का रो बराबर होगा। रो का फॉर्मूला दोनों तरफ लिख दिया, RA/L। लंबाइयां के बारे में कोई जिक्र अभी नहीं हुआ है। एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार, द्रव्यमान बराबर हैं, एक ही पदार्थ के हैं, तो द्रव्यमान जब बराबर दिए हैं, ये तो हो गया समान द्रव्यमान। समान पदार्थ, और फिर दिया है दोनों के द्रव्यमान कैसे हैं, समान। द्रव्यमान जब समान दिए होंगे तो m1 इक्वल टू
m2। द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, और आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो द्रव्यमान टूटेगा A इंटू एल इंटू डी इक्वल टू A इंटू एल इंटू डी। एक बार फिर से, दोनों के समान द्रव्यमान है। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू घनत्व। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पहले तार के लिए इसमें हमने लिख दिया A1 L1, डी से डी कट जाएगा, समान पदार्थ है, इधर A2 L2। तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। ही लिख लेंगे। इसे लिखने के बाद हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। यहां लिख रहे हैं R1, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। इस फॉर्मूले को मैं दो बार यूज करूंगा, एक बार पहले तार के लिए, एक बार दूसरे तार के लिए। R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2। रो से रो कट जाएगा, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। A2 ऊपर आ गया, A1 नीचे आ गया। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में लंबाइयों में कोई संबंध नहीं दिया है, इसलिए लंबाई को हम गायब करेंगे। लंबाई की जगह एरिया का मान लगा देंगे, क्योंकि इसमें व्यास में चेंज दिया है, और व्यास का संबंध त्रिज्या से है, त्रिज्या का संबंध क्षेत्रफल से है। तो व्यास का रिलेशन दिया है, व्यास का संबंध एरिया से होता है, तो हम इसे गायब करके इसकी जगह ये लगाएंगे। तो आएगा A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 का स्क्वायर। तार का सिरा होता है गोल सर्किल, पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर। ये बन जाएगा A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। अंदर एरिया के फॉर्मूले लग दिए, तार के सिरे के, ऊपर से स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। R2 को ऐसे ही लिख सकते हैं, नीचे R1 स्क्वायर, इसका व्यास आधा है तो इसकी त्रिज्या भी आधी होगी, तो R1 की जगह लिख सकते हैं R2 अपॉन 2 का स्क्वायर। R2 स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, R1 की जगह लिख सकते हैं R2 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका व्यास आधा है तो इसकी रेडियस भी आधी होगी। इससे ये R2 है, ये R1 है। R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2, ये बचेगा 1/2 का स्क्वायर। 1/2 के स्क्वायर का मतलब 1/4, 4 जाएगा ऊपर,
और ऊपर से स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, R1 की जगह 24, R2 की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 की इससे गुणा हो गई, 3 की 1 से, तो R2 इक्वल टू 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 1.5, यही आंसर हो जाएगा। ये तार, दूसरा वाला तार मोटा है, मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा, तो कितना होगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 7, 5 नंबर का ही है ये भी, और इसमें भी 2 ऑप्शन है। लुईस द ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? दी ब्रोगली द्रव्य तरंग अवधारणा डी ब्रोगली मैटर वेव कॉन्सेप्ट, इसमें यह बताया इन्होंने कि जब कोई मटेरियल पार्टिकल मोशन में होता है, गति करता है, तो उससे एक तरंग जुड़ी होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाती है, और जिसका फॉर्मूला निम्न सूत्र से लिखा जाता है, लैम्डा इक्वल टू h/p। जब कोई कण, कोई पिंड गति करता है तो उससे एक तरंग जुड़ी होती है जिसे डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, और इसकी तरंग दैर्घ्य निम्न सूत्र से लिखी जाती है, h प्लांक नियतांक और p क्या है? संवेग, मोमेंटम। बाद में इस क्वेश्चन में पूछा है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए गतिज ऊर्जा के पदों में संबंध स्थापित करो, काइनेटिक एनर्जी के पदों में से बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। इस फॉर्मूले में हम m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दिया, m से मल्टीप्लाई हो गई तो हो गया mv², नीचे हो गया 2m। हम यह भी जानते हैं कि संवेग जो होता है वो mv के बराबर होता है, तो ऊपर वाली कंडीशन में क्या लिखेंगे, p²/2m, और इधर के, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे होगी, इसके अपॉन में 1, इसकी इससे होगी, तो p² की 1 से होगी, p² 2km, p इक्वल टू √2km, और ये p की वैल्यू यहां इसमें रख देंगे, तब हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/√2km। और 5 नंबर आराम से मजे से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा वाला, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। लेसन नंबर 2 से उठाया है इसे, हेडिंग का नाम हो जाएगा आंशिक परावैद्युत
भरा होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। यह समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी पहली प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। इसके बीच में पूरे रिक्त स्थान में कोई मटेरियल नहीं भरा है। थोड़ी सी जगह में, जैसे ये प्लास्टिक का पेन रख दें तो कहलाएगा आंशिक परावैद्युत भरा है। कंडेंसर में तेल, कागज, मोम भरने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो अधिक चार्ज को ग्रहण करने लगता है। तो इस कंडेंसर में थोड़े से हिस्से में भरा गया है डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत कहते हैं प्लास्टिक, कांच, मोम इस टाइप के पदार्थों को। इसका परावैद्युतांक है कैपिटल के। प्लेटों के बीच की दूरी है d, यहां लिख दी मैंने d। और इस मटेरियल का परावैद्युतांक है k, और इस मटेरियल की मोटाई है t। पूरी डिस्टेंस है d, मटेरियल की मोटाई है t। देखने की बात यह है कि जो वायु बची, अगर ये पट्टी हटा दें तो पूरी जगह में वायु भरी हुई है d दूरी में। अब इसके अंदर अगर मैंने कुछ रख दिया तो कुछ जगह तो भर जाएगी, बाकी जगह में वायु रहेगी। अगर ये पूरी डिस्टेंस होती 10 सेंटीमीटर और इसमें हम 2 सेंटीमीटर मोटा कोई पेन रख दें तो रिक्त स्थान कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर में प्लास्टिक आ चुकी है। तो ऐसे ही पूरी डिस्टेंस कितनी थी d, उसमें प्लास्टिक कितनी जगह में हो गई t, तो हवा कितनी जगह में बची d माइनस t। वायु इतने स्थान में बचेगी। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। कुल विभवांतर V इक्वल टू, विभवांतर का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E इंटू डी। इसका यूज करेंगे हम। एक बार तो इसे लिखेंगे इस परावैद्युत के लिए, एक बार इसे लिखेंगे इन प्लेटों के लिए। E इंटू डी प्लस E इंटू टी। ये वाला जो पद है ये आया है परावैद्युत के लिए, और ये वाला जो पद है ये आया है वायु के लिए। तो वायु हमारी जो इधर उधर बची है वो इतनी दूरी में बची है, इसलिए d माइनस टी लिखेंगे। एक बार फिर से बताते हैं, फॉर्मूला होता है विभवांतर V बराबर E इंटू डी। इसे एक बार वायु के लिए लिखेंगे तो d की जगह आ गया d माइनस टी। एक बार परावैद्युत के लिए लिखेंगे तो d की जगह आ गया t। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वायु का होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट किसका होगा? हम जानते हैं कि दो आवेशित प्लेटों के बीच अगर वो विपरीत आवेशित हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इस मान को मैं यहां लगाऊंगा तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस E1 की जगह इसके लिए यही फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूले में यहाँ एप्सिलॉन नॉट के आगे K बढ़ जाएगा, कैपिटल K परावैद्युतांक।
ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कॉमन लेने के बाद इतना बचेगा। कैपेसिटी होती है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो Q बराबर सी भी हो जाएगा, और इसमें हम ये V की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा, C इंटू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इक्वल टू क्यू। क्यू से क्यू कट जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन में है ए एप्सिलॉन नॉट की क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां, और ये ब्रैकेट है पूरी, ये आ जाएगी अपॉन में। तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर और ये नीचे, फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही प्रूव हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी 2 ऑप्शन में दिए हैं। एक में तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खिंचवाया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसी के अथवा में दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है ये। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां पाई गई थी वो बनाने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 श्रेणियां पाई गई थी, तो पांचों श्रेणियों की अगर हम 3-3 रेखाएं बनाएं तो हमें 8 एनर्जी लेवल दर्शाने होंगे। तो बनाते हैं। ये एनर्जी लेवल पहला है, एनर्जी लेवल नंबर 2, एनर्जी लेवल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो 8वां एनर्जी लेवल है वो आयनन स्तर मानते हैं, उसे इनफाइनाइट नंबर देंगे। एक इनके बनाने में और ध्यान रखना होता है, शुरू में स्पेस अधिक, बाद में स्पेसिंग कम होती जाती है। अब श्रेणियां कौन कौन सी है, तो 5 वैज्ञानिकों ने उनको खोजा है, पांचों के नाम पर उनको नाम दिया गया है। पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी, उसमें परमाणु पहले लेवल पर कूदते हैं, तो ये है लाइमन श्रेणी। ये स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज में आती है ये। इसके बाद है बामर श्रेणी,
इसकी भी 3 रेखाएं अगर हम दिखाएं, और ये रंगीन होती हैं, इसलिए मैं अलग अलग रंग से बना रहा हूं। इनका नाम दे रखा है एच एल्फा, एच बीटा, एच गामा। और चूंकि रंगीन है तो ये दृश्य प्रकाश दृश्य क्षेत्र में पाई जाएंगी। इसके बाद 3 श्रेणियां अदृश्य भाग में और पाई जाती हैं। उनमें केवल दृश्य क्षेत्र में यही पाई जाएंगी, बाकी सब अदृश्य क्षेत्र में है। ये भी अदृश्य है, अल्ट्रावायलेट, बाद के भी अदृश्य है। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य भी अदृश्य में आएगा, और जो रेड कलर 7000 के लगभग होता है उससे भी आगे का अदृश्य में ही आएगा। तो 3 श्रेणी कौन कौन सी और है? पाश्चन श्रेणी, इसका नाम है पाश्चन। ब्रैकेट और यह है फुंड। ये जो बाद की 3 श्रेणियां हैं, ये तीनों ही अवरक्त इंफ्रारेड एरिया में पाई जाती है। अर्थात इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो इंफ्रारेड तरंगों के कोटि की होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य, इनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट की रेंज की होती है। तो ये हमने चित्र बना दिया और 5 नंबर पक्के हो गए। इसी का अथवा क्वेश्चन है एक ऑप्शन में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ये एक्सपेरिमेंट फैराडे के द्वारा किया गया था। ये तार की एक कॉइल है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ एक मैग्नेट है। तो जब चुंबक को किसी कुंडली के समीप चलाया जाता है, गति कराई जाती है, तो चुंबक की गति के कारण इस परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, जब चुंबक और किसी परिपथ के बीच सापेक्ष गति होती है, अर्थात इनमें ये रुका रहे तो वो चले या वो रुका रहे तो ये चले, दोनों के बीच में दूरी घटनी बढ़नी चाहिए, या ये मैग्नेट इसके चारों ओर घुमाई जाए, मतलब मोशन होनी चाहिए। तो जब चुंबक और परिपथ के बीच सापेक्ष गति होती है तो इस परिपथ में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं और ये सबसे पहले फैराडे द्वारा देखी गई। फैराडे के प्रेरण के नियम।
तो इसी प्रयोग से संबंधित उन्होंने निष्कर्ष निकालकर दो नियम दिए। पहला नियम, इस मैथमेटिकल जो रिलेशन लिख रहा हूं इससे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। स्मॉल ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और फाई यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है तो सफिक्स में बी लगाएंगे। ये कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स, और डी लग गया तो फ्लक्स में परिवर्तन, और अपॉन में टाइम आ गया तो फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की नेगेटिव दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की नेगेटिव दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज। जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है उसे कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर, वही है ये। तो जनरेटर के पहिए जितने ज्यादा राउंड बढ़ेंगे वोल्टेज उतना ज्यादा बनेगा, उस संबंध को ये बता रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की नेगेटिव दर उत्पन्न वोल्टेज के बराबर होती है। जितनी फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा उतना ही वोल्टेज ज़्यादा बनेगा। जनरेटर के पहिए के राउंड ज़्यादा लगेंगे, वोल्टेज ज़्यादा बनेगा। नेगेटिव चिन्ह ये आया है कि जो वोल्टेज बनता है वही वोल्टेज जनरेटर के पहिए की गति का विरोध करता है। ज़्यादा अगर हम सप्लाई बढ़ा दें, ज़्यादा पंखे और वो लाइटें जलाने लगे तो जनरेटर लोड मांगने लगेगा, अर्थात जो वोल्टेज वो बना रहा है वही वोल्टेज उसका विरोध कर रहा है, उसे ये नेगेटिव चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो इसी से लिख दिया जाएगा कथन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की नेगेटिव दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। दूसरा नियम, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन, दूसरा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। इस बात को विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जनरेटर का उदाहरण बहुत सही है कि जनरेटर जिस वोल्टेज को बना रहा है वही वोल्टेज उसका विरोध करने लगता है। ये इसका दूसरा नियम है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। प्रेरित विभवांतर या प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। पिछले लास्ट ईयर पेपर्स में ये लेंज का नियम लिखने को नहीं आया, फैराडे के नियम नहीं आए, लेकिन ऑप्शन में क्या पूछ लिया, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का पालन करता है? तो हमारा जवाब होगा ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। इंपॉर्टेंट है ये।